हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पे अपन ने दो लेक्चर्स पूरे कर चुके हैं आई गेस। हाँ, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपना पूरा हो चुका है। वेक्टर अपना इन दी प्रोसेस है, मतलब उसके लेक्चर डेली इवनिंग 7:30 आ ही रहे हैं। और अपन अभी स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये पहला लेक्चर होने वाला है। और 5 से 7 लेक्चर में अपन पूरी सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर अपन एपी को अच्छे से करेंगे, पूरा एपी को समझने की कोशिश करेंगे। और के बिना देरी अपन स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज विकास एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और अपन चालू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीक्वेंस और सीरीज में फर्क किन बातों का होता है। सीक्वेंस क्या होता है, देखो मान लो आपको मैं बहुत सारा डेटा दूं, लेट्स से 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया, 8 दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस डेटा में एक पैटर्न है। अगर कभी भी कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें पैटर्न हो, उसको अपन सीक्वेंस बोलेंगे। और इसका पैटर्न क्या है, 2R पैटर्न है। आर की जगह आप 1 2 3 रखते जाओ, आपको टर्म्स मिलती जाएगी। 1 रखो जैसे 2 आ गया, 2 रखो 4 आ गया, 3 रखो 6 आ गया। अगर ऐसा पैटर्न होता वो सीक्वेंस होती है। मतलब बेसिकली क्या है कि इसकी अपन एक जनरल टर्म टीआर लिख सकते हैं। जैसे यहां पर टीआर क्या बना, 2R। अगर ऐसे जनरल टर्म लिख पाए तो वो सीक्वेंस होती है। और अगर इसी सीक्वेंस को मैं से सम करके लिख दूं, 2 + 4 + 6 + 8, कहां तक, 2R तक। आर टर्म्स का सम है। ये क्या है, सम ऑफ आर टर्म्स। तो इनको सम में लिख दो तब ये सीक्वेंस सीरीज होती है। अगर टी आर है तब तो सीक्वेंस थी, कोई एक पैटर्न हो गया तब तो सीक्वेंस हो गई। और अगर इन्हीं सारी टर्म्स को मैं से सम में लिख दूं तब ये मेरी सीरीज होगी। सिंपल सा फर्क है, राइट। कोई ज्यादा खास बात है नहीं, बस इस बात को ध्यान रखना होता है केवल। अब क्या होता है, सीरीज को और जनरल टर्म के बारे में क्या रिलेशन होता है, देखो। अपनी कोई भी सीरीज होती है उसमें क्या होगा, सीरीज में एस होगा। सीरीज क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। और ऐसे अगर मैं चलता जाऊं कहां तक, लेट्स से एन टर्म्स लेते हैं, टी एन तक। ये होता है मेरा एस एन। सीरीज क्या होती है, सारी की सारी टर्म्स का सम होती है। T1 + T2 + T3, ये उस सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है और ये nth टर्म है। तो इसको सिग्मा में लिखा जा सकता है, 1 से लेके n तक Tr। सिग्मा को ओपन कैसे करते हैं, जैसे r की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या बना, T1। फिर सिग्मा है तो प्लस का साइन होगा। फिर r की वैल्यू 2 रखो तब बना T2। फिर r की वैल्यू 3 रखो तब बना T3। ऐसे कहां तक रखते जाने, r की वैल्यू n तक। तो ऐसे चलते चलते ये क्या बन गया, Tn। तो एसन होता है, वो होता है समेशन ऑफ Tr। आपको कई जगह ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, एसन इक्वल टू समेशन ऑफ Tn। अब ये समझने की बात है कि 1 से लेके n तक की सारी टर्म्स का सम होता है, उसको एसन बोलते हैं। और एसन को Tn में लिखा जा सकता है। क्लियर हुई ये वाली बात। अब यहां पर एक ध्यान देने लायक बात है, जो एसन होगा वो क्या होगा, T1 + T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn-1 Tn। यही एसन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Sn-1 क्या होता है, Sn था n टर्म्स तक का सम। तो Sn-1 क्या होगा, n-1 टर्म्स तक का सम। मतलब T1 + T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn-1, यही होगा। Sn+1 क्या होगा, T1 + T2 प्लस डॉट 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 Tn+1 तक। क्लियर हुई वाली बात। अब इन दोनों को अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं आपस में से, क्या करूं, सब्ट्रैक्ट। तो इधर तो बनेगा Sn - Sn-1, और इधर क्या, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पर Tn बच गया। तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है कि Sn तो हो गया मेरा समेशन ऑफ Tn, और Tn क्या हो गया, n टर्म्स तक का सम। उसमें से माइनस कर दो n-1 टर्म्स तक का सम। ये दो बेसिक बातें ध्यान रखना होता है।
एस एन क्या होता है? समेशन ऑफ टी एन। और टी एन कैसे निकालते हैं? अगर एस एन हो तो टी एन ऐसे निकालते हैं, एस एन माइनस एस एन माइनस। इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सी कुछ बातें थी, सवाल होना चाहिए। जैसे ये सवाल है, अपन को क्या गिवन है? एस एन गिवन है 2n² प्लस 3n, और टीएन पूछा गया है। तो टीएन अभी बताया मैंने साफ साफ क्या होता है, एस एन में से एस एन माइनस वन माइनस कर दो। तो एस एन कितना है मेरा? 2n² प्लस 3n, माइनस क्या करना है? n माइनस वन, एस एन माइनस वन, तो वो कितना हो गया? 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1। देखो अगर अपन को एस एन ये गिवन है 2n² प्लस 3n, तो एस एन माइनस वन क्या होगा? इस n की जगह क्या लिख दूं मैं? n-1। क्या नीचे वही नहीं किया मैंने? अगर एस n+1 की जरूरत पड़ती तब क्या करते? n की जगह n+1 रख देते। ये बात क्लियर हुई क्या? तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इधर तो ये 2n² प्लस 3n ही है, माइनस इधर ये क्या बन गया? n-1 का होल स्क्वायर खोला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2n² माइनस 4n प्लस 2 प्लस 3n माइनस 3। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करता हूं मैं, तो बन गया 2n² प्लस 3n माइनस 2n² माइनस n माइनस 1। तो ये बन गया 2n² प्लस 3n, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2n से 2n कट, ये बन गया 4n प्लस 1। ये क्या बन गया? 4n प्लस 1। तो ये tn आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज हो गया। इसके और भी कई तरीके हैं। ये जनरली एक एपी के बारे में लिखा हुआ है, जो अपन आगे देखेंगे। एपी का एसन है, तो उसको एपी की हेल्प से भी अपन टीएन निकाल सकते हैं। बट अगर अपन को सीधा एसन एन के टर्म्स में दिया हो तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई वाली बात? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़े से ना 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो देखो क्या है। समेशन ऑफ 1, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक। इसका मतलब क्या है? जब आर की वैल्यू 1 गई तब ये क्या बना? 1, क्योंकि आर तो है ही नहीं। तो अगर मैं आर की वैल्यू 1 रखने जाऊंगा तो 1 ही आएगा। आर की वैल्यू अगर 2 रखने जाऊंगा तो अगेन 1 आया। आर की वैल्यू 3 रखने जाऊंगा तो अगेन 1 आया। तो ये 1 कितनी बार आया है? n टाइम्स। तो ये क्या बन गया? n। तो अगर 1 पे सिग्मा लगाओ, n टर्म्स की बात हो तो वो n बनेगा। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा हो, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक r, तो इस बार आर की वैल्यू 1 गई तो सबसे पहले ये क्या बना? 1। आर की वैल्यू 2 गई तो ये क्या बना? 2। आर की वैल्यू 3 गई तो ये क्या बना? 3। डॉट डॉट जैसे n गया आर की वैल्यू तो ये क्या बनी? तो ये क्या लिखा हुआ? समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये क्या होता है? n+1/2। समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का सम n+1/2 होता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे आपको r² दे देता, तो r की वैल्यू 1 गई तो ये क्या बना? 1²। r की वैल्यू 2 गई तो ये क्या बना? 2²। ऐसे ये कहां तक बना? n²। ये क्या है? समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, कि n नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर किया फिर उनको सम किया। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है n+1 2n+1/6। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले, ये पता होने चाहिए, सीधे के सीधे फॉर्मूले पता होने चाहिए। इनके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी में इनका प्रूफ भले ही दिया हुआ है, लेकिन अपने वो ज्यादा काम आने हैं नहीं। अपन को ये सीधे के सीधे रटे हुए होने चाहिए। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है r³ का सम। 1 रखा तो 1 का क्यूब, 2 रखा तो 2 का क्यूब, ऐसे ही n रखा तो n³। ये क्या है? सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर। ये चारों के चारों फॉर्मूले ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं चलता अगर ये नहीं पता है तो। कोई एक्सक्यूज नहीं चलता अगर ये नहीं पता है तो। सीधे के सीधे पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये था बेसिक एक सीक्वेंस। कुछ अच्छा, कुछ एक सवाल दिया हुआ है। सवाल देखो, फिर एपी, मेरे को एपी स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। एक सवाल कर लेते हैं। S1 S2 S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब।
तो S1 कितना हो गया मेरा, n नेचुरल नंबर्स का सम, n+1/2। S2 कितना हो गया मेरा, n+1 2n+1/6। S3 कितना हो गया, n+1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है, S3 इंटू 1+8S1 ये निकालना है। तो पुट कर दो, S3 कितना हो गया, n+1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया 1+8S कितना हो गया, n+1/2। जो है वो वैसा वैसा लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इधर कितना बन रहा है देखो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये तो बन गया n², n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, इधर एलसीएम आ गया 2। अच्छा 2 तो कट गया ना इससे 4 टाइम्स, 2 तो कट गया इससे 4 टाइम्स, तो इधर ये कितना बन गया 4+n²। नहीं, एक मिनट, कुछ भी लिख रहा हूं। हाँ, तो ये 2 4 कट गया, तो ऊपर बन गया 1+4 को अंदर गया, तो ये बन गया 4n+4n² + 4n। एग्जैक्टली मैं एक बार लिख देता हूं, ये क्या बच गया 1+4n+n+1 ये बच गया, इधर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, 2n+1 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या बन गया, n² n+1 का होल स्क्वायर और 2n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो मेरा S2 क्या था, S2 था मेरा n+1 2n+1/6। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 6S2 का होल स्क्वायर नहीं है क्या, देखो 6 को इधर भेज दिया और इसका स्क्वायर लिखा, मतलब 6S2 का होल स्क्वायर है अपॉन 4। ये कितना हो गया 36S2² अपॉन 4, तो ये आ गया 9S2 का होल स्क्वायर। देखते देखिए क्या ऑप्शन है, यस 9S2 का होल स्क्वायर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला ओरिएंटेड था, राइट। अब अपन चालू करते हैं एपी। एपी आप सबको आती है, कोई अनजान नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे आइडियाज है जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, कुछ कुछ ऐसे नजरिए एपी के बारे में। जैसे मान लो आपने एपी पढ़ा होगा, एपी की खास बात क्या होती है कि एक फर्स्ट टर्म होती है और हर बार एक फिक्स कांस्टेंट नंबर ऐड होती जाती है या सब्ट्रैक्ट होती जाती है। जैसे मान लो फिक्स जो नंबर ऐड हो रही है वो होगी a+b, और सब्ट्रैक्ट होना होगा तब डी नेगेटिव का हो जाएगा, तो हर बार सब्ट्रैक्ट होती जाएगी वो वाली चीज। पहले डी एड हुआ, फिर दोबारा डी एड हुआ तो a+2d, फिर दोबारा डी एड हुआ तो a+2d था, अब 3d हो गया। अब आप ध्यान से देखो 1 था, ये t2 है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अगर यहां फोर्थ टर्म है तो यहां एक कम डी नहीं है क्या, तो अगर मैं tn की बात करूंगा तो ये कितना होगा a+1 कम डी। तो एक एपी की सबसे पहले बात आती है जनरल टर्म, क्या आती है जनरल टर्म, जो कि क्या होती है tn लिखूं तो a+n-1d, सिंपल। अब कई बार ऐसा सवाल आता है कि स्टार्टिंग से nth टर्म तो ये होगी, ये क्या होती है स्टार्टिंग से nth टर्म। आपने कई बार देखा होगा लास्ट से वो पूछते हैं कि एक एपी दे रखी है, इसकी लास्ट से 10th टर्म बताओ या लास्ट से 12th टर्म बताओ, बहुत बार, और वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, उसमें एक 1 का इधर उधर होता है, फेर बदल होता है, काफी लोग भूल भी जाते हैं। तो देखो इसको एक ना दूसरे अंडरस्टैंडिंग से अपन समझते हैं। मान लो यही एक एपी है, लास्ट टर्म में एक बार के लिए बी बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं बी लास्ट टर्म, तो इससे जस्ट पीछे वाली टर्म कितनी होगी b-d, इससे पीछे वाली टर्म b-2d, क्योंकि अगर इधर से इधर गए तो d ऐड हो रहा है, तो इधर से इधर आएंगे तो d सब्ट्रैक्ट भी होगा, और फिर इधर आए तो b-3d। अब देखो ये थी लास्ट से फर्स्ट टर्म, लास्ट को t डेज बोल देता हूं, t डेज 1 है लास्ट से पहली टर्म, ये t2 डेज है लास्ट से दूसरी टर्म, ये t3 डेज है लास्ट से थर्ड टर्म, ये t4 डेज है लास्ट से फोर्थ टर्म। तो मेरे को बता दो लास्ट से nth टर्म कितनी होगी, वो होगी b-, देखो एक कम आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो होगी b-n-1d। तो अगर मैं कहूं कि मेरी जनरल टर्म फ्रॉम लास्ट, जनरल टर्म फ्रॉम लास्ट वो होगी t n डेज, जो कि कितनी होगी लास्ट टर्म -n-1d। दोनों के दोनों डिट्टो है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के ये हो रही है,
बस खास बात कितनी है, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1d, और ये क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस n-1d। तो जब भी ये लास्ट से 10th टर्म 11th टर्म पूछो तो काफी लोग क्या करते हैं, उनको स्टार्टिंग से गिनने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है ये, फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, कुछ दिक्कत आती है। इससे बढ़िया आप एक काम करो, जब भी लास्ट से कुछ पूछो तो पहले लास्ट टर्म निकाल लो। लास्ट टर्म बी आ गई, अब लास्ट से 10th टर्म पूछी तो वो कितनी होगी, b-9d। खत्म, सोचने की बात ही नहीं है। एपी फॉरवर्ड अपन जाएंगे तो डी ऐड होता जाएगा, तो अगर अपन बैकवर्ड आते हैं लास्ट से तो डी माइनस होते जाएगा। सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है, उसी का खेल है ये। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कुछ सवाल है अगेन। ये सवाल क्या कह रहा है, फाइंड दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन दिस सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे रखी है, क्या दे रखी है, 20। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो ये कितना है, 77/4। अगली कितनी होगी, और ये कितना है, 37/2। ये कितना होगा, 71/4। थोड़ा अजीब सा पैटर्न दे रखा है ना ये, थोड़ा इसको अपन अच्छे से कर देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 80/4, ये हो गया 77/4। इसको ना ऊपर वाले को डबल कर देता हूं, तो हो गया 74/4। अब आई गेस आराम से दिख रही हो गया। ये एक एपी दे रखा है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 80/4 विच इज 20। कॉमन डिफरेंस डी कितना है, हर बार दिख रहा है, -3/4 है, हर बार -3/4 कम हो रहा है। और अपन को बोला है नेगेटिव टर्म पता करनी है। नेगेटिव टर्म मतलब टीएन लेस देन 0 का मैं पहले ये पता कर लेता हूं। तो टीएन का फॉर्मूला ए प्लस n-1, डी कितना हो गया, -3/4। और ये लेस देन 0 का, भाई ये वाली कैलकुलेशन मेरे को करनी है। यहां से मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो करो इसको। 20 -3n/4 एंड +3/4 लेस देन 0। तो ये कितना हो गया, 3n/4 को मैं उस तरफ भेज देता हूं, और इधर कितना बन गया, ये 20 +3/4। तो ये कितना बन गया, 83/4 लेस देन 3n/4। 4 से 4 कट हो गया, यहां से क्या आ गया, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, यहां से कितना आ गया, एक मिनट, यहां से कितना आ गया, 3n ग्रेटर देन 83, n ग्रेटर देन 83/3, n लगभग कितना आ गया, और 3 से डिवाइड किया तो 227 पॉइंट समथिंग। तो n जब 27 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा तब मेरा टीएन नेगेटिव होगा। तो n की वैल्यू जब जब मेरी क्या होगी, 28, 29, 30, इनके आगे कुछ ऐसे जाएगी, तब मेरा टीएन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब उसने पूछा है क्या मेरे को, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगी, जब n की वैल्यू 28 होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग होती जा रही होती जा रही, 27 तक पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है। 28th टर्म क्या होगी मेरे, नेगेटिव, क्योंकि जो ही इससे बड़ा हो जाएगा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। 28 आंसर हो गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, ये क्या कहना चाह रहे हैं, 100 टाइम्स ऑफ 100th टर्म ऑफ एन एपी। 100th टर्म ऑफ एन एपी कितना होता है, a + 99d, इसका 100 टाइम इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स दी 50th टर्म। तो वो कितना हो गया, 50 टाइम्स 50th टर्म कितनी होगी, a + 49d। जो बोला है उसकी यही मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी। बोला है 100th टर्म का 100 टाइम, 50th टर्म का 50 टाइम होगा, कर दिया। सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 2a + 198d इज इक्वल्स टू a + 49d। अगर इनको सिंप्लीफाई करो तो a + 149d कितना हो गया, 0। तो ये क्या लिखा हुआ, T150 नहीं है क्या, और T150 तो पूछिए, खत्म। जो गिवन था उसी को सिंप्लीफाई करने में आंसर दिख गया, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स। अब देखो एपी में क्या होता है, एसएन निकालना है,
सम ऑफ n टर्म्स मतलब एस एन निकालना है। तो एस एन क्या हो गया मेरा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn-2 Tn-1 और Tn। हाँ भाई, ध्यान से देखना क्या होता है। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, लास्ट टर्म मेरी कितनी होगी, ए प्लस n-1d। ये टर्म कितनी होगी, ए प्लस n-2d। और ये टर्म कितनी होगी मेरी, ए प्लस n-3d। ऐसे चलता जाएगा। इन सब का मेरे को सम करना है, राइट। एक बार आप इन दोनों को ऐड करो, फर्स्ट एंड लास्ट कितना आ रहा है, ए प्लस ए 2a। थोड़ा सा ना मैं इसको रिस्ट्रक्चर लिखता हूँ, ऐसे जगह कम पड़ जाएगी वरना तो ना। हाँ भाई, इस टर्म और लास्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर रहा हूं मैं, कितना होगा 2a प्लस n-1d। सिंपल। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करो, a और a कितना हो गया 2a, इधर है n-2d, इधर है 1d, n-2d 1d, n-2d और 1d, तो ये हो गया n-1d। n-2 प्लस 1 हो गया ना, और इन दोनों को ऐड किया तो इधर a और a 2a प्लस n-3 प्लस 2, n-3 प्लस 2 कितना हो गया n-1d। तो आप ये देख रहे हो, एक आइडिया ये होता है कि पहली टर्म और लास्ट टर्म का सम जो है, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम भी वही है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का भी सम वही है। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ऐसा होता है वो एक अलग बात है, बट ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका एक दूसरा रीजन देखिए, एक दूसरी एक्सप्लेनेशन देखना है इसकी, ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो लास्ट टर्म को मैं बी बोलता हूं, फर्स्ट टर्म को ए बोलता हूं, तो नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, ए प्लस डी। इधर से नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, बी माइनस, अभी दिखाया इधर से इधर आने पे कम होता है। इधर अगली टर्म कितनी होगी, ए प्लस 2d, इधर कितनी होगी बी माइनस 2d। इसका मतलब ये कि इधर से इधर जाने पे डी माइनस हो रहा है, इधर से इधर जाने पे डी प्लस हो रहा है। ओवरऑल जब इन दोनों टर्म्स को मैं आपस में ऐड करूंगा, आएगा तो आएगा तो आएगा तो ए प्लस बी। थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करूंगा तो इधर से 2d एक्स्ट्रा, तो इधर से 2d माइनस का भी तो है, तो ओवरऑल वो कैंसिल हो गया, आएगा तो ए प्लस बी। मतलब क्या हुआ, ये सम हमेशा कांस्टेंट होने का रीजन ये है कि इधर से इधर जब मैं जा रहा हूं तो डी ऐड हो रहा है, तो इधर से इधर आ रहा हूं तो डी माइनस भी तो हो रहा है। इधर से इधर एक टर्म गया तो इधर से इधर एक टर्म आया, तो इधर डी ऐड हुआ तो इधर माइनस भी तो हुआ, ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल। तो इसका मतलब ऐसे कितने पेयर बनेंगे, टोटल n टर्म्स हैं, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे n/2। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, n/2 पेयर बनेंगे। पहली और आखिरी एक पेयर, सेकेंड और सेकेंड लास्ट दूसरा पेयर, तो हर एक पेयर में 2 टर्म्स आ रही है, टोटल n टर्म्स है, तो कितने पेयर बने n/2। इसका मतलब ये सेम चीज कितनी बार आएगी सबको ऐड करने पर, n/2 बार। और कोई भी सेम चीज n/2 बार आई तो उन सबको ऐड करने पर कितना हो गया, समझ में आया। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, n/2 बार फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आएगी, a प्लस बी, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। ये आइडिया था एसएन के फॉर्मूला, राइट। तो मेरा एसएन का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, एसएन होता है मेरा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, जो कि कितना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम, और यही कितना होता है n/2 a प्लस बी। सिंपल सा फॉर्मूला है, सबने 10th में पढ़ा है, बट क्या ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है। फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी रटा हुआ है, नहीं रटा हुआ तो रट भी लेना, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखो, बिकॉज पूरा गेम ही अंडरस्टैंडिंग का है। सीक्वेंस टफ इसीलिए लगता है क्योंकि अपन को इस पैटर्न की फील नहीं है। इस पैटर्न की फील लो, इधर से इधर जाने पे डी ऐड हो रहा है, इधर से इधर आने पे डी माइनस हो रहा है, यही गेम है। चलो जाहिर सी बात, अगली इसके बाद कुछ सवाल आने चाहिए इसके। देखो भाई क्या सवाल है, हाउ मेनी टर्म्स आर टू बी एडेड टू मेक सम 52। एसन कितना दिया हुआ है 52, एन पूछा है तो लिख दो, n/2 ब्रैकेट में 2a। देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म कितनी है -8, d कितना है -8 में कितना ऐड करोगे -6 आ जाए 2, तो लिख दो 2a -16 प्लस n-1 d कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू 52। 2 को अंदर भेज दिया तो हो गया -8 प्लस n-1, 2 कट गया ना, इज इक्वल्स टू 52। बस अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा तो भी तुम्हें आई जाएगी समझ में।
ये बन गया एन स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 इक्वल्स टू 0। अभी 9 के मिडिल स्पेंड 52 आ जाए कितना होता है 13 और 4, तो ये बन गया n माइनस 13 n प्लस 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 एंड माइनस 4, n नेगेटिव हो नहीं सकता तो n की वैल्यू 13, खत्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन। कहाँ टफ है सीक्वेंस एंड सीरीज, मैसेज में मैसेज कर रहे हो सीक्वेंस में हालत खराब हो गई। और किसी को ये लगता है कि सर आगे आओ, ये तो एपी थी, आगे भी ऐसा ही, ज्यादा मुश्किल है नहीं, आसान सी चीज है, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। हाँ भाई, इधर क्या दिया हुआ है, ये पी टर्म्स का सम है, ये क्यू टर्म्स का सम दिया हुआ है, मतलब एस पी अपॉन एस क्यू कितना दिया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। लिख दू एस पी का फॉर्मूला पी बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस पी माइनस 1d, क्यू बाई टू अपॉन 2a प्लस एन क्यू माइनस 1d इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। और अच्छा देखो, जब भी ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न का क्वेश्चन, जब भी ऐसा आए तो एक बार लिख लो कि अपन को चाहिए क्या, वो भी लिख लो। a6 अपॉन a12 चाहिए, मतलब a प्लस 5d अपॉन a प्लस 11d, ये चाहिए, जो चाहिए वो लिख लो, इसको देखते हुए चलेंगे ना। हाँ भाई, 2 से 2 कैंसिल, ये p और ये p स्क्वायर कैंसिल, ये q और ये q स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से कितना आ गया 2a प्लस p माइनस 1d अपॉन 2a प्लस q माइनस 1d, यही तो आ गया इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। अब जो निकालना है उसमें a अकेला है, तो क्या करूं मैं, इधर से भी 2 कॉमन ले लो, इधर से भी 2 कॉमन ले लूं, या फिर न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, इधर कुछ नहीं करना है, इधर ही ऊपर 2 से डिवाइड, इधर 2 से डिवाइड, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर तो ये बन गया a प्लस पी माइनस 1/2d, और इधर बन गया a प्लस क्यू माइनस 1/2d। अब ये निकालने के लिए मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि p माइनस 1/2 कितना होना चाहिए 5, तो यहां से p कितना आ गया 11, और q माइनस 1/2 कितना होना चाहिए, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए 11, क्योंकि इसकी जगह पे तो 5 आ ही गया था, तो 11 कर दो, q माइनस 1 11 होना चाहिए, तो q कितना आ गया 23, पुट कर दो इसमें, p की जगह 11 और q की जगह 23, जो ही मैं पुट किया मेरे को क्या मिला LHS में, यहां तो मेरे को मिला 11 अपॉन 23, और इधर क्या बना a प्लस p की जगह 11 माइनस 1 10 10/2 5d, इसी को लेके तो अपन ने किया था ये। और यहां पर अगर q की जगह 23 पुट करता हूं, 23 माइनस 1 22 22 अपॉन 2 a प्लस 11d, लो भाई आ गया a6 अपॉन 8, खत्म बात। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 11/41, एक मिनट 41 कैसे हो सकता है, 812 ही तो चाहिए, 812 के लिए 11 होना चाहिए, ये 11 होने के लिए 23 रखा जाएगा, नहीं गलत आंसर अभी वो 11/41 कैसे होगा, 23 होगा ना। क्लियर हो गया मेरी बात, मैंने चेक किया, ये 41 तो तब आता जब यहाँ पे 21 होता, वो या तो 12 को इन्होंने ना 1 2 लिख दिया, 21 को 12 लिख दिया, मतलब समझ लो ना, वो देख लेना आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 23 होगा वहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी एक अपने आप में। ये सवाल क्या है देखो, देखो एक बात बता दो, और का मतलब होता है या तो ये या वो, एंड का मतलब होता है और, पक्का से। राम एंड श्याम मतलब दोनों के दोनों, राम और श्याम, या तो राम हो जाए या श्याम हो जाए या दोनों हो जाए, तीनों के चलते, राइट। तो इसमें बोला 2 और 3, तो मेरे को 1 से 100 के बीच वो बताने जो 2 से और 3 से डिविजिबल हो, तो 1 से 100 के बीच 2 से डिविजिबल कितने हो गए, और फ्रॉम बोला है, बिटवीन नहीं बोला, अगर बिटवीन बोलते तो 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करते, फ्रॉम 1 to 100 बोला तो 100 और 1 भी इंक्लूड होंगे, तो ये कहां तक जाएगा 100 तक, प्लस कौन से वाले 3 के, 3 प्लस 6 प्लस लास्ट में 99 तक, यही है 2 और 3 के मल्टीपल्स। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, जब इनमें ऐड करूंगा मैं तो 6 वाले इसमें भी है, 6 12 इसमें भी आ गए, और 6 और 12 वो इसमें भी आ गए, 2 बार ऐड नहीं होंगे वो, जब भी मेरे को एक बार ही ऐड करना है तो एक बार क्या करना पड़ेगा माइनस, कहां तक होता है, लास्ट हो गया 96 तक। अब एक तो आप है ना एपी लगा लो, इनमें क्या लगा लो एपी, या फिर एक दूसरा तरीका है, जो मैंने वो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था उसमें नेचुरल नंबर्स का सम बताया था, तो इसमें 2 कॉमन लो, अंदर क्या बचा
1+2+3+ कहां तक, 50 तक। इधर से 3 कॉमन लो, क्या बच गया, 1+2+3 कहां तक, 33 तक। तो इधर से 6 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1+2+ कहां तक, 16 तक। क्या नेचुरल नंबर्स नहीं बन रहा है, ये कितना बन गया, n+1/2 +3 n+1/2 -6 n+1/2। ये अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम लिविंग इट टू यू। ये आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। क्लियर हुई क्या मेरी बात, आगे बढ़ते हैं चलो। वाह, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है। ध्यान से देखो ये सवाल क्या कहना चाह रहे हैं। कंसीडर एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, एस के डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स। तो बताओ ये वाली चीज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो कौन सा रिलेशन होगा। तो ये वाली चीज के बारे में पूछा तो इसको एक बार लिख के देखो, सोचो मत ज्यादा। ऐसे सवाल जब भी आए ना एडवांस में या मेंस में, से जब भी सवाल आए तो एक स्टेप लिख के देख लो आप, फिर बात करेंगे। तो ये क्या बन गया, kx/2 2a प्लस के एक्स -1d डिवाइड बाई, ये क्या बन गया, x/2 ब्रैकेट में 2a प्लस x -1d। तो आप नोट करोगे x/2 से x/2 कट गया, ये क्या बच गया, k, अंदर भी थोड़ा अलग अलग लिख लो, 2a प्लस के एक्स डी माइनस डी, और नीचे भी क्या बन गया, 2a प्लस एक्स डी माइनस डी, ये बन गया। अब इसको है ना थोड़ा सा x से इंडिपेंडेंट करनी है तो x वालों को अलग लिख लो, तो x वालों को अलग लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया, k 2a माइनस डी प्लस के एक्स डी अपॉन 2a माइनस डी प्लस एक्स डी, ये आ गया। अब उन्होंने बोला है कि ये x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, x से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो x से इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें x नहीं रहना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो d जीरो हो जाए, देखो भाई जो d जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, क्लियर हुई ना बात, x से इंडिपेंडेंट हो गया। बट उन्होंने क्या बोला है, कहीं बोला ही नहीं है नॉन जीरो, तो ऑप्शन में नहीं है, ओके, वरना डी जीरो भी हो सकता है पहले बात। दूसरी बात, अगर ये वाली चीज जीरो हो जाए तो ध्यान से देखना, ये जीरो होने पर इधर क्या बचेगा, के ऊपर बच गया के एक्स डी, और नीचे अगर ये और ये सेम है तो ये भी जीरो होगी, तो नीचे बच गया एक्स डी से, ओ ये भी तो एक्स से इंडिपेंडेंट हो गया। एक्स ही तो गायब होना चाहिए था, एक्स से इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स गायब होने के दो तरीके हैं। तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिया, ये तो है नहीं, ये दिया ऑप्शन, देखो थर्ड, डी इक्वल्स टू 2। समझ में आया, क्लियर है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बात करी गई प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, इनकी बातें कही है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं, एपी कैसे दिखती है। और अच्छा कुछ सवाल और आ जाएगा दोबारा, चलो। पहली प्रॉपर्टी, अगर a, b, c एपी में है, इसका मतलब होता है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। क्यों, कैसे, क्या, वो आप देख लेंगे, ये बस रटा हुआ होना चाहिए। इसका लॉजिक भी बहुत आसान है, आप दिमाग लगाना ना, कॉमन डिफरेंस वाला आइडिया लगा लेना। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, एक एपी की जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इनका सम सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट के इक्वल होता है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम इक्वल होता है। अभी ये वाली बात की, और वो कितना होता है, 2a प्लस n-1d। अभी अपन ने डिटेल में देखा, इसको ऐसे बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड। सम ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म, इक्वी डिस्टेंट टर्म मतलब इधर से भी पहली, इधर से भी पहली, इधर से दूसरी, इधर से दूसरी, इधर से तीसरी, इधर से तीसरी, इन सबका सम सेम होता है। अब ये वर्डिंग में नहीं जाना, इक्वी डिस्टेंट, ये बस ध्यान रखो, पहली और आखिरी इनका सम, दूसरी और आखिरी से दूसरी, इनका सम कांस्टेंट होता है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर डी एड होता है, इधर से इधर आने पर डी माइनस होता है। सिंपल सी बात, क्लियर हुई बात। तीसरी बात देखो भाई, अगर मेरे को कोई एक एपी दे रखी है, मेरे को कोई एक एपी दे रखी है, अगर इसकी हर एक टर्म में, एपी की हर एक टर्म में मैं मान लो अल्फा ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं, अल्फा, तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो एक एपी होगी।
जैसे मान लो एक एपी दे दी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये एक एपी, इन सब में अल्फा ऐड करो, यहाँ क्या बना, अल्फा अगर ऐड करता हूं मैं, क्या करता हूं, हर एक टर्म में अल्फा ऐड करता हूं, तो ये क्या बने, ए प्लस अल्फा प्लस डी, ए प्लस अल्फा प्लस टू डी। अगेन ये क्या है, एपी ही तो आई है, अगेन एपी तो आई है, फर्स्ट टर्म ए प्लस अल्फा होगी, कॉमन डिफरेंस अभी भी डी है। तो अगर अल्फा ऐड करूं तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक एपी ही होगा। अगर मैं इस एपी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, करो मल्टीप्लाई बाई अल्फा, मल्टीप्लाई बाई अल्फा करो, तो ये कितना बन गया, ए अल्फा प्लस डी अल्फा, ए अल्फा प्लस टू डी अल्फा। तो अब अगेन एक एपी आई है, फर्स्ट टर्म ए अल्फा होगी, कॉमन डिफरेंस डी अल्फा हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी अल्फा, तब भी रिजल्टेंट क्या होगी, एपी ही होगी। बेसिक सी बात है कि नहीं। अगर मैं किसी एपी में कुछ ऐड कर दूं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होना है, कुछ मल्टीप्लाई कर दूं तो भी एपी होना है, बस फर्क इतना है कि अगर कुछ ऐड करूंगा तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, और अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बाद अपन अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो कुछ सवाल है अगेन। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक टर्म ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये एपी में। अगर कोई भी तीन टर्म एपी में होती है ए बी सी, तो मैं क्या बोलता हूं, टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, मतलब टू टाइम्स बीच वाली टर्म 1/2 log 3 की पावर 1/x प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इज इट क्लियर, ये तो कट हो गया। इस वन को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ये बेस log 3 का बेस है, ये भी log 3 का बेस है, तो इसको भी log 3 बेस में 3 लिख सकता हूं वन को, ताकि log log मर्ज हो जाए, राइट। तो इधर ये क्या बन गया, log 3 की पावर 1 - x प्लस 2, इधर ये क्या बन गया, log 3 प्लस log, ये वाली चीज तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि log के अंदर अगर दो चीजें प्लस में हो तो वो किस में चली जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। इज इट क्लियर, log 3 से log 3 कैंसल आउट हो गया, इधर कितना बन गया, 3 की पावर 1 - x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। थोड़ा सा अगर मैं 3 की पावर x को इंडिपेंडेंटली बनाऊं हर जगह, तो ये बन गया 3/3 की पावर x प्लस 2, इधर बन गया 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। एक बार 3 की पावर x को मैं t लेट कर लेता हूं, मेरे लिए कैलकुलेशन जिस चीज का मैं हैबिचुअल हूं उसमें आ जाएगी। तो ये क्या बन गया, 3/t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12t माइनस 3, कर लो सिंप्लीफाई। तो इधर ये क्या बन गया, 3 + 2t इक्वल्स टू 12t स्क्वायर माइनस 3t, और ये क्या आ गया, 12t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 5 के मिडिल टर्म स्प्लिट, जबकि ये 36 आ जाए, कितने होते हैं, 9 और 4, तो मैं थोड़ा सा यहां कर रहा हूं इसको, ये बन गया 12t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3t उधर से आ गया प्लस 1, बच गया 4t माइनस 3, t की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 और 3/4। t किसको माना था अपन ने, t माना था 3 की पावर x को, तो यहां से मेरे पास क्या आ गई, 3 की पावर x की वैल्यू एक तो आ गई -1/3, एक 3/4, ये तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि a की पावर x कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 3 की पावर x आ गई, तो x कितना हो गया मेरा, log 3 3/4, जिसको क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 3 4, जो कितना आ गया, 1 माइनस log 3 4। आंसर्स क्या है, यस 1 माइनस log 3। क्लियर हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, log का क्वेश्चन था एक्चुअली। ये क्या कहना चाह रहा है, एक क्यूबिक अपन को दे रखी है, क्यूबिक की इक्वेशन क्या है, x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस k इक्वल्स टू 0, और बोला इसके रूट्स एपी में, तो इसके रूट्स क्या होंगे, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, तो कितना a प्लस डी प्लस a प्लस 2d कितना हो गया, -12/1, 12 आ गया।
तो यहाँ पे कितना बन गया ये 3a प्लस 3d इक्वल्स टू 12, तो a प्लस डी कितना आ गया 4। क्लियर है क्या? ये क्या लिखा हुआ S2, दो दो रूट्स का प्रोडक्ट, मतलब a इंटू ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 2d इंटू ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि कितना गिवन है 39। तो ए प्लस डी की जगह 4 रख दो तो बन गया 4a प्लस 4। यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है a प्लस डी है क्या, तो ये बन गया 4 प्लस डी, और इधर ये क्या बन गया 4 प्लस डी इंटू ए, और ये कितना दिया हुआ 39। कर लो भाई सिंप्लीफाई। अच्छा ए रह ही गया क्या यहाँ पे एक, चलो करते लिखते एक बार पूरा लिखो। ये क्या बन गया इधर 4a, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, ठीक है 4a प्लस 16 प्लस 4d प्लस 4a प्लस ये बन गया ad इक्वल टू 39। तो ओवरऑल कितना बन गया 8a प्लस 4d प्लस ad इज इक्वल टू 16, इधर चला गया तो ये कितना बन गया यहां से 23 आई गेस। अब यहां से a की जगह क्या रख दो 4 माइनस डी, डी को a को गायब कर देता हूं, d आ ही जाएगा। तो a की जगह रख दिया मैंने 4 माइनस डी, a की जगह क्या रख दिया 4 माइनस डी, तो 8a कितना हो गया 32 माइनस 8d प्लस 4d प्लस इसको a से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 4a, नहीं a की जगह रखा तो इसको d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, d की जगह रख दिया ना ये, नहीं a की जगह लाके ये रख दिया तो इसको d से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 4d माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 23। अब इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक को, अच्छा 4d 8d ये तो कैंसिल हो गया राइट, डी स्क्वायर उधर चला गया, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9। ओहो आसान कैलकुलेशन हो गई, डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। क्लियर हुई क्या मेरी बात? अब डी की वैल्यू प्लस 3 ले लेता हूं मैं, डी की वैल्यू क्या ले लेता हूं मैं प्लस माइनस 3 आ गई, तो लेट से डी की वैल्यू मैंने ले ली प्लस 3, ए कितना आ गया मेरा 1, तो मेरे रूट्स कितने हो गए 1 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 6 7। अगर आप डी की वैल्यू माइनस 3 लोगे, डी की वैल्यू क्या लोगे माइनस 3, सेम चीज आनी बस उल्टे आ जाएंगे, 7 4 बना जाएंगे तीनों, आप लेके देख लेना ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस थे, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का इसमें यूज था, सम ऑफ रूट्स S2 टू रूट्स का प्रोडक्ट 3, और क्या इसमें के भी तो पूछा है एक, तो रूट्स निकाल दे, के भी तो पूछा है, के क्या है, के क्या है मेरा तीनों रूट का प्रोडक्ट है क्या, के क्या है मेरा ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट नहीं है तो कर लो 28 आ रहा है भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज का और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मिक्स करके इक्वेशन दिया, काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। क्लियर हुई क्या मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है देखो, एपी में क्या होता है आपको बोला जाता है सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स। जनरली मैं ऐसा कहता हूं कि जब भी एपी की 3 टर्म अज्यूम करने की बात हो तो ए प्लस डी ए प्लस 2d करो, 4 है तो ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d करो। सिंपली 4 टर्म ये होती है, पहली दूसरी तीसरी चीज होती। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाती है, तो एक अगर ये छोटी सी बात आप याद रख सको तो काम आसान हो जाता है। तो जब भी आपको एपी की 3 टर्म अज्यूम करने के लिए बोले तो आप क्या अज्यूम करोगे, देखो कलर दूसरा लेता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर, हाँ ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। खास बात क्या इसकी, इन तीनों को ऐड करो एक बार, डी गायब हो रहा है, ए की वैल्यू सीधी आ जाएगी, ए की वैल्यू सीधी आ जाती है। इस केस में फर्स्ट टर्म कितनी होगी मेरी, अब फर्स्ट टर्म ए नहीं है, जल्दबाजी में ए को फर्स्ट टर्म टिक मत कराना, फर्स्ट टर्म होगी ए माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा डी का। क्लियर हुई क्या बात? अगर मेरे को 4 टर्म अज्यूम करनी होगी तो मैं इनको ऐसे करूंगा, खास बात इनको ऐड करूं, डी कंप्लीटली गायब हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे फर्स्ट टर्म कितनी है ए माइनस 3d, और कॉमन डिफरेंस 2d है, ये थोड़ा सा खास बात है देख लो। मैं जनरली रेकमेंड ये इसलिए नहीं करता क्योंकि आंसर आपने सोल्व किया, डी के लिए 3 आई, कॉमन डिफरेंस पूछा, आप 3 टिक कराओगे। लेकिन अगर आपने ये जूम कर रखा है डी के लिए 3 आई तो कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा, इस बात को हाईलाइटली याद रखें। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
5 टर्म अज्यूम करनी हो तो a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी। फर्स्ट टर्म कितनी होगी, a माइनस टू डी, कॉमन डिफरेंस डी। तो अगर ऐसा सम दिया हो, क्वेश्चन में बोला चार एपी की चार टर्म है उनका सम ये, तब ये जूम करेंगे अपन। थोड़ा सा ये फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का ध्यान रखना, हाईलाइटली गलती होने के चांसेस, आते हुए गलत कर दे तो ये ज्यादा दिक्कत की बात होती है, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, देखो अगेन सम ऑफ फोर टर्म्स दिया हुआ है, इसलिए तुमने पढ़ा था सम ऑफ फोर टर्म, तो फोर टर्म क्या मानूंगा मैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। इन चारों को अगर ऐड कर रहा हूं तो ये कितना आ गया, 4 है, जो कि कितना दिया, 24, ए कितना आ गया 6, खत्म। आसान हो जाती है। सम ऑफ दियर स्क्वायर मतलब ए माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर, कितना गिवन है भाई, 164। एक की जगह 6 सीधा रख दो, तो ये बन गया 6 माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर, और इधर से एक आएगा 6 प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर, ये रहा। इधर से ये क्या बन गया, 6 प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 6 माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 164। ये कितना हो गया, 36 प्लस 9d स्क्वायर, ये भी 36 प्लस 9d स्क्वायर। अब यहां से मैंने 2ab नहीं रखा क्योंकि माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, टाइम बचाना होता है ना कैलकुलेशन में। तो यहां से देखो क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू 6 इंटू थ्री डी आएगा, इधर से क्या आएगा प्लस का 2 इंटू 6 इंटू थ्री डी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से कितना आएगा 36 प्लस डी स्क्वायर, इधर से भी क्या आएगा 36 प्लस डी स्क्वायर, माइनस वाले टर्म अगेन कैंसिल। 36 कितनी बार है, 4 बार, तो कितना हो गया ये 120, 144। 18 डी स्क्वायर एंड 20 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 164। यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू बना गई, डी कितना आ गया प्लस माइनस 1। अब देखो आप कोई भी एक ले लो, प्लस 1 ले लो, माइनस 1 ले लो, तो वही आंसर आएगा बट उल्टा आ जाएगा। आप करके देख लेना, मेरे को तो ये प्रैक्टिस हो रखी है। तो a6 लेता हूं, d1 लेता हूं, तो ये कितना आ गया 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 1 5 7 9, 3 5 7 9। क्लियर हुआ। चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एपी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो जान लेते हैं अपन। एपी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक एपी की टीएन हमेशा लीनियर होगी, एपी की nth टर्म हमेशा क्या होगी, लीनियर होगी। जिसमें फर्स्ट टर्म होगी वो होगी, फर्स्ट टर्म ए लिख देता हूं, p प्लस क्यू। कैसे आया, n की जगह 1 पुट कर दिया, t1 ही तो फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस d होगा वो होगा n का मल्टीपल, दैट इज p। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बोल दिया एक एपी है उसकी टीएन है 2n प्लस 1, तो जाहिर सी बात है पहली टर्म 3 होगी n की जगह 1 रखने पे, और कॉमन डिफरेंस इसका 2 होगा, तो एपी क्या बनेगी 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ऐसे 3 5 7 9। सिंपल। एपी का एसएन जो होगा वो होगा, पी में नहीं लेता हूं वरना कंफ्यूज हो गया आप, अल्फा बीटा में लेता हूं, अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन। खास बात क्या है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कांस्टेंट टर्म 0 है। इस टाइम पे फर्स्ट टर्म कितनी होगी मेरी, अगेन S1 क्या होता है, एक टर्म तक का सम पहली टर्म ही होती है, तो n की जगह 1 रख दो, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा। लेकिन इस बार जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इसके लीडिंग कोफिशिएंट का डबल होगा, लीडिंग कोफिशिएंट का डबल होगा। देखो आपको एक चीज दिखाता हूं ना, ये सवाल देखो, एसएन क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, कांस्टेंट टर्म 0 है, राइट, तो एक एपी का एसएन है। एपी का हुआ तो खास बात क्या हुई, साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो इसकी जनरल टर्म कितनी होगी 4n प्लस n की वैल्यू 1 रखने पे 5 आना चाहिए ना, 1। टीएन अभी बताया, पी एन प्लस क्यू पैटर्न का होता है, पी कॉमन डिफरेंस होता है, तो देख लो पी एन प्लस क्यू, पी कॉमन डिफरेंस। एक लाइन में आंसर नहीं हो गया क्या, रिपीट कर देता हूं। एसएन दिया हुआ 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म 0 है,
तो ये एक एपी का एसन है। जो ही एन की जगह पर रखूं फर्स्ट टर्म आएगी वो 5 आ रही है, और जो लीडिंग कोफिशिएंट है 2, उसका डबल कॉमन डिफरेंस हो गया 4। अब इसकी जनरल टर्म होती है पी एन प्लस क्यू पैटर्न की, जहां पी कॉमन डिफरेंस डी होता है तो रख दो 4n प्लस क्यू हो गया। क्यू की जगह क्या रखूं और एन की जगह तो 1 रखा जाएगा, फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, क्यू 1 होना चाहिए था, नहीं आ रहा है। एक लाइन में आंसर आ गया। ये तो प्रोसेस थी प्रॉपर, उस फॉर्मूले के हिसाब से था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बातें ना वो ध्यान रखनी होती है, जल्दी सवाल कर देती है, बहुत ही जल्दी। कहाँ गए वो, ये तो हो चुके, ये हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी। यस, क्लियर हुई क्या बात? राइट। तीसरी बात करते हैं। अगर मैंने एक AP1 लिए और दूसरी एक AP2 लिए, दो एपीज की बात करता हूं, अगर इनकी पहली टर्म को मैं ऐड करके लिख दूं, दूसरी टर्म को दूसरी टर्म में ऐड कर दूं, तीसरी टर्म को तीसरी टर्म में ऐड कर दूं, मतलब दो एपीज की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दिया, तो भी रिजल्टेंट क्या होगा? एक एपी होगा। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ध्यान रखना बात। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ध्यान भी नहीं है, पता नहीं, मैं भूल गया हूं। तो रख के देख लो ना, एक एपी ले ली 1 2 3 4, एक ले ली मैंने 5 3 8 3 11 3 14, मल्टीप्लाई करो, पहली टर्म 5, दूसरी 16, तीसरी 33। चल देखो भाई कितना ऐड हुआ, 11। ओ नहीं 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 नहीं, ये तो एपी नहीं आ रही, ये तो एपी नहीं आ रही, मल्टीप्लाई में नहीं होती है। क्लियर हुई क्या मेरी बात? तो अगर कहीं पे भी ऐसा हो कि ऐसी बातें दिक्कत हो जाए तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ऐड करने पे आती है करके देख लियो, मैंने करके देख रखा है। एपी को किसी लैम्डा से वो तो करवा चुका हूं ऑलरेडी, मल्टीप्लाई और ऐड करने वाला। एक खास बात देख लो, मान लो दो एपी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? AP1 और AP2। इन दोनों में आपसे पूछ ले कॉमन टर्म्स, क्या निकलवा ले? कॉमन टर्म्स। तो कॉमन टर्म्स कैसे निकालो? देखो मान लो एक एपी होगी, पहली बात तो अगर कॉमन टर्म्स निकालोगी तो उनकी कॉमन टर्म से बनेगी जो, वो भी एक क्या बनेगी? एपी बनेगी। पहली बात तो एक क्लियर कर देता हूं। दो अलग अलग एपी है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 3 5 7 9, दूसरी ले ली मैंने 3 7 11, ये ले ली। इनकी कॉमन टर्म देखो साफ साफ दिख रही है, एक तो 3 है, 7 है, 3 होगी, 7 होगी, अगली 11 हो जाएगी। क्या ये भी तो एक एपी आ रही है? तो कॉमन टर्म्स भी एक एपी बनाती है, पहली बात। तो जो रिजल्टेंट एपी आएगी, कॉमन टर्म्स की जो एपी आएगी, उसमें फर्स्ट कॉमन टर्म आपको ऑब्जर्वेशन से ढूंढनी। उसका तरीका होता है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी उसके लिए आप कभी तैयार नहीं। कभी फ्यूचर में आप अगर वीडियोस लगातार फॉलो करते रहोगे, कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा। जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में वो बता देता हूं मैं, बट उसको भी छोड़ो, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आप फर्स्ट कॉमन टर्म तो आप ऑब्जर्वेशन से ही देखोगे। किससे देखोगे? ऑब्जर्वेशन से। जैसे इन दोनों में फर्स्ट कॉमन टर्म 3 दिख गया, हाँ, बट इसका जो डी आएगा वो एलसीएम ऑफ दोनों एपी हो जाएगा। पहली एपी का कॉमन रेशियो 2, दूसरी का 4, इन दोनों का एलसीएम 4। देख लो भाई 4 ही तो आ रहा था, ये स्टार बात है। अगर 3 एपी होती तो तीनों की फर्स्ट कॉमन टर्म आप ऑब्जर्वेशन से देखोगे, एंड उन तीनों की जो कॉमन टर्म से एक एपी बनेगी, उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? एलसीएम होगा। ये वाली बात ध्यान रखो, वो क्या होगा? एलसीएम। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दो फॉर्मूले मेरे को बताने की इच्छा हो रही है, एपी के बारे में नहीं है बट वो काम आते हैं, एपी के सवालों में काम आते हैं। एक तो कोई एक एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड क्या है? पॉलीगन। उसके इंटरनल एंगल्स का सम वो होता है n-2 पाई या n-2 इंटू 180 डिग्री। ध्यान रखना, n की वैल्यू 3 रखो, ट्राइंगल बनेगा। 3 रखने में 180 डिग्री, ट्राइंगल का 180 तो होता है। n की जगह 4 रखूं, 4 - 2 2, 2 इंटू 1 360, क्वाड्रिलेटर का 360 तो होता है। 5 रखो, 6 रखो, ये इंटरनल एंगल्स का सम होता है। एक के साथ सवाल आता है कि एक एन साइडेड पॉलीगन है तो उसमें एन एंगल होंगे, एन एंगल्स का एपी दे दिया एक, तो बताओ भाई एन की वैल्यू बताओ।
तो उनकी एपी का आप सम निकालोगे। दूसरी बात, उनका टोटल सम ये पता होना चाहिए, दोनों को इक्वेट करेंगे, एन निकाल लेंगे, तो ये फॉर्मूला काम आता है। क्लियर हुई क्या मेरी बात? जब ये चल ही रहा है तो एन साइडेड पॉलीगन के मैं डायगोनल्स भी बता ही देता हूं। एन साइडेड पॉलीगन में डायगोनल्स कितने होते हैं? पीएनसी का सवाल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, बट एक फॉर्मूला बता देता हूं, देखा हुआ होता तो बढ़िया बात होती है ना। ये होता है एन एन माइनस 3/2, एन एन माइनस 3/2। अगर एन साइडेड पॉलीगन है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे एन एन माइनस 3/2। जित क्लियर, ये दो बातें ऊपर वाला तो पक्का एपी में कहीं ना कहीं सवाल आएगा, नीचे वाला सवाल जनरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता है। ध्यान रखना है, पॉलीगन की बातें दोनों एक साथ ही बता देता हूं। क्लियर? ये थी कुछ कुछ खास बातें एक एपी को लेके। आगे देखते हैं, ये सवाल देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। बता रहा था सवाल, अभी डिस्कस किया था मैंने ये आइडिया। स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री। तो 120 पहला एंगल होगा, अगला 125 होगा, अगला 130 होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो फाइंड दी साइड्स ऑफ द पॉलीगन। सिंपल सा सवाल है। मान लेते हैं उसकी एन साइड्स है। कितने साइड्स है? एन। तो क्या बनेगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू 5 डिग्री। ये एपी का सम हो गया। ये क्या हो गया? अगर ये इंटरनल एंगल्स की एक एपी बन रही है और एन एंगल्स है तो एपी का सम ये नहीं होगा, सारे एंगल्स का सम ये नहीं हो गया। और हमें पता है एन साइडेड पॉलीगन के एंगल्स का सम कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर बात? चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस 2 को तो मैं इधर भेज देता हूं, n को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो गया? 240 डिग्री n प्लस इस n को यहां ले जाता हूं और इधर क्या बन गया? 5 डिग्री n माइनस 5 डिग्री। अब थोड़ी देर में ये डिग्री नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ जाना है डिग्री है सब कुछ के मल्टीपल्स में ना। और ये कितना हो गया? ये 2 इधर गया 360 डिग्री n माइनस 720 डिग्री। 2 इधर गया तो ये 360 हो गया, 360 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया ओवरऑल? 240 डिग्री n प्लस 5 डिग्री n स्क्वायर माइनस 5 डिग्री n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री n माइनस 720 डिग्री। सब कुछ इस साइड ले आओ तो ये कितना बन गया? 5 डिग्री n स्क्वायर 360 एंड 240। 360 इधर आके माइनस का हो गया तो माइनस का 120 बच गया। अच्छा माइनस का ये 5 भी तो है तो 5 ऐड भी तो हो जाएगा। माइनस का 125 डिग्री n हो गया और ये प्लस का 720 डिग्री हो गया। ये क्वाड्रेटिक बन गई, यहां से n निकाल लेंगे। तो पहले तो एक काम करता हूं, मैं इसको पूरे को 5 से डिवाइड कर देता हूं, थोड़ी छोटा हो जाए डेटा। n स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया? 25n। मैं डिग्री में मुझे ऑलरेडी पता है, मैं लिख नहीं रहा हूं ना, लिख ही देता हूं वरना कंफ्यूज होंगे। 720 को 5 से किया तो 144 अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट 16 और 9 n स्क्वायर माइनस 16 डिग्री n माइनस 9 डिग्री n प्लस 144। तो यहां से बन गया n माइनस 16 और n माइनस 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 एंड 9। क्लियर हो गया? पहली बात ये बताओ, ठीक है। तो यहां पे तो अपने पास n की 2 वैल्यू आ गई, कौन सा एक्सेप्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा? हाउ डू वी नो दैट? समझ में आया? जादुई सवाल है, जादुई। आंसर तो देखो 9 दिखे सर, 9 होगा 16 रिजेक्ट। क्यों होगा 16 रिजेक्ट? सोचना पड़ेगा ना। ये देखो आप एक बार है ना, ये एपी है, इसकी टर्म्स निकालो, 16th टर्म निकालो इसकी कितनी होगी? a प्लस, अलग कलर से देखता हूं ताकि दिखाई दे अच्छे से ना। इधर निकालो t16 कितनी होगी? a प्लस 15d। a कितना हो गया? a हो गया 120 डिग्री प्लस 15 इंटू 5। यार अब 195 आ रहा है, 75। यस। क्या आपने कभी एक पॉलीगन के अंदर का एंगल 180 से बड़ा देखा है? नहीं होता। पॉलीगन का एंगल अंदर 180 से बड़ा नहीं होता। होता है वैसे। देखो सर ये हमने बचपन में पढ़ा है। ये देखो सर ये वाला एंगल, अरे वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल, अरे लिखा नहीं है क्या ये? मतलब नॉर्मल पॉलीगन की बात है जिसमें 180 से बड़ा, ये स्पेशल पॉलीगन होता है, स्पेशल क्वाड्रेंट होता था वो। तो ऐसा नहीं चलेगा आपसे, ठीक है? ऐसा नहीं होता, राइट? तो इसीलिए ये 16 रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो ही 16 एंगल्स हुए एक एंगल 180 से बड़ा चल गया जो कि पॉलीगन में पॉसिबल
नहीं, एम आई क्लियर, इसलिए एक्सेप्ट 9 होगा। खास बात समझो, जादुई सवाल है ये, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है अभी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। कॉमन टर्म्स का सवाल आ गया, तो मेरे को देखो पहली कॉमन टर्म तो खुद से ढूंढनी पड़ेगी। तो 7 10 13, अगली कितनी होगी, इसमें 16 होगा, अगला 19 होगा। एक मिनट ढंग से लिखना पड़ेगा। 7 10 13, अगली 16, अगली 19, अगली 22, उससे अगली 25, ऐसे चलेगी। क्लियर होगा। 10 13 16 19 दिन 22, यस। इसमें 4 11 18, कितना कॉमन डिफरेंस है, 7 का 25, यस। पहली कॉमन टर्म तो आ गई 25, पहली कॉमन टर्म तो कितनी आ गई 25, और उसका डी कितना होगा, एलसीएम होगा इन दोनों का। तो इसमें 3 है और उसका, इसका कितना 7, एलसीएम होगा 21 का। कितने का होगा, 21 का। तो फर्स्ट टर्म होगी 25, डी हो गया 21। फाइंड ट्वेल्थ कॉमन टर्म, T12 निकालना। T12 कितना होगा, a प्लस 11d, राइट। तो a कितना हो गया 25 प्लस 11 इंटू 21, ये कितना हो गया 21 21 132 231 प्लस 25, ये कितना हो गया 256। क्लियर हुई क्या बात। अगेन जब भी कॉमन टर्म्स पूछे दो एपीज की, पहली कॉमन टर्म आपको ऑब्जर्वेशन से देखनी पड़ेगी। दूसरा, उनका जो कॉमन टर्म्स आएगा वो भी एक एपी में आएगा, तो उनका कॉमन डिफरेंस डी होता है, वो एलसीएम होता है उन दोनों। क्लियर हुआ क्या। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले आया हूं मैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एएम, अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या था, अपन ने क्या देख लिया, एपी की nth टर्म देख ली, टीएन सम देख लिया, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख ली, कुछ कुछ स्पेशल सवाल देख लिए। अब एक नया आइडिया था अरिथमेटिक मीन, ये जनरली आपने 10th में नहीं पढ़ा है। जो आपका नॉलेज है मैं लेके चल रहा हूं कि 10th तक का आपको आता है, अब तक जो था वो 10th तक का पार्ट था। अब एएम क्या होता है देखो, अगर एएम नॉर्मल मीन होता है, नॉर्मल जो आप मीन पढ़े हो स्टेट्स में वही एएम होता है। मान लो कोई दो नंबर है, उनका आपको अरिथमेटिक मीन बताना है, तो कितना होगा a प्लस बी बाई 2। 3 नंबर्स का एएम देखना है तो कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई। 4 नंबर का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। ऐसे अगर मैं n टर्म्स के एएम की बात करूं, a1 a2 a3 डॉट डॉट an, तो ये क्या बनेगा a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन। बस अरिथमेटिक मीन सिंपल ये होता है। लेकिन इसका ना एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बन के आता है एपी में, इंसर्ट एएम के नाम से। क्वेश्चन क्या रहेगा, ए और बी आपको दो नंबर दिए हुए, इनके बीच में आपको एन नंबर फिट करने। कितने नंबर फिट करने, एन नंबर। एन नंबर से रैंडम फिट नहीं करने, जो भी आप नंबर फिट करो। जैसे मान लो आपने वो एन नंबर फिट किए a1 a2 a3 डॉट 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 an-2 an-1 और an, सच दैट कि ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। ए और बी दो नंबर गिवन थे, उनके बीच में एन नंबर फिट किए, टोटल नंबर कितने हो गए n+2। एन फिट किए दो पहले से थे, n+2 हो गए। ये n+2 जो नंबर से ये सारे के सारे एपी में होने चाहिए। आइडिया क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्या है कि ए और बी दो नंबर गिवन है, उनके बीच में आपको एन नंबर फिट करने, सच दैट वो एन और दो पहले से सारे मिला के n+2 नंबर्स हो गए। n+2 के 2 किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। समझ में आया टॉपिक। अब देखो होता है क्या, टोटल टर्म्स कितनी होगी n+2 टर्म्स। देखना कितना आसान है। फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म बी कितनी होगी, लास्ट टर्म होगी बी, tn+2। n+2 टर्म से ध्यान रखना, लास्ट टर्म जनरली अपन tn को बोलते हैं, बट यहां पर लास्ट टर्म कितनी है, tn+2, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने n+2, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा a प्लस n+1d। जो टर्म होती है उससे एक कम डी होता है, तो यहां से बताओ डी कितना आ गया, b माइनस ए अपॉन n+1। खत्म। समझ में आई वाली बात। अब देखो डी हो गया, अब बताओ a1 कितना हो गया। a1 पहला अरिथमेटिक मीन है जो, अच्छा जो इंसर्ट किए एन नंबर्स इनको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं।
कि ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए मैंने, ए और बी के बीच में एन नंबर जो ऐड किए जिससे सारे एपी में आए, इन एन नंबर्स को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंटर किए मैंने, ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डाले, तो जो पहला अरिथमेटिक मीन है वो ए1 है, बट ये एपी की दूसरी टर्म है। कौन सी टर्म है? दूसरी। तो दूसरी टर्म क्या होगी? ए प्लस बी। तो ए1 कितना आ गया? ए प्लस बी कितना है? बी माइनस ए एन प्लस। ए2 दूसरा अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन दूसरा है, बट ये टर्म कौन सी है? एपी की तीसरी। देख लो, थर्ड टर्म नहीं है क्या? टोटल टर्म्स एन प्लस टू थी, तो ये ए2 कितना हो गया? ए प्लस, ए2 है, थर्ड टर्म है, तो ए प्लस टू बी। आप कहोगे सर ए2 है तो टू कैसे कम होना चाहिए? अरे ये थर्ड टर्म है, अरिथमेटिक मीन दूसरा है, बट टर्म थर्ड है, यहां डी रख दो, खत्म। ऐसे कोई भी निकालो, आप निकाल पाओगे। क्लियर हुई क्या बात? कोई दिक्कत नहीं। अब एक थोड़ा सा खास अंडरस्टैंडिंग और देख लेते हैं। देखो, ए और बी थे, उनके बीच में कितने डाले आपने? ए1 ए2 डॉट 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 ए एन माइनस वन ए एन, टोटल टर्म्स एन प्लस टू। हाँ, अभी बता, इन दोनों का सम ए प्लस बी, इन दोनों का सम कितना होगा? ए प्लस बी ही तो होगा। अभी बताया था, ये एन प्लस टू की टू टर्म्स एपी में, तो पहली टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट का भी वही होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी तो वही होगा। बात समझ में आई? तो इन सबका सम कितना हो गया? टोटल टर्म्स एन प्लस टू, एन प्लस टू बाई टू पेयर बने ए प्लस बी। क्या इन सारी के सारे एन प्लस टू का सम नहीं हो गया? लेकिन अगर मेरे को बात करनी है केवल अरिथमेटिक मीन के सम की, किन की बात करनी है? केवल अरिथमेटिक मीन के सम की बात करनी है। एक मिनट, केवल अरिथमेटिक मीन के सम की बात करनी है, राइट? केवल अरिथमेटिक मीन्स का सम करना है, तो अरिथमेटिक मीन्स कितने? एन है, तो इनका सम कितना हो गया? एन बाई टू ए प्लस बी। इस बार एन अरिथमेटिक मीन है, सब में से दो दो का सम एन ए प्लस बी है, तो एन बाई टू बने। सारी टर्म्स नहीं ले रहा हूं इस बार, मैं केवल अरिथमेटिक मीन्स ले रहा हूं। तो ऐसा कहा जाता है, एक पॉइंट बोलता हूं मैं, कि अगर ए और बी के बीच में आपने एन अरिथमेटिक मीन डाले, तो इन सब का सम एन टाइम्स ए प्लस बी बाई टू होता है। आया कि नहीं आया? देखो, अब इसी को मैं दूसरे वे में बोलता हूं, ध्यान लिखूंगा नहीं, बस सुनना इस बात को। अगर मैं ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डालता हूं, तो उन सब का सम, उन सब का सम कितना है? एन टाइम्स ए प्लस बी बाई टू है। तो ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डालता हूं, उन सब का सम एक सिंगल अरिथमेटिक मीन का एन टाइम्स होता है। क्या बोला मैंने? ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डाला, तो इन सब का सम सिंगल अरिथमेटिक मीन ए और बी का कितना होगा? ए प्लस बी बाई टू, इसका एन टाइम्स होता है। समझ में आएगा? खास बात है, अगर कोई लिखना चाहे इस नोट को तो लिख लेना, काम की बात है। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। इफ वी इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देन सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स विल बी एन टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। देख आपके सामने, और ये क्यों आया उसका लॉजिक सीधा, एन बाई टू पेयर बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं। कितने सवाल है? दो तीन सवाल हो रहे, तीन सवाल करेंगे फिर लेक्चर खत्म होगा। ठीक है, क्या बोला पहला सवाल? एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 38 एंड सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑब्टेन 200। 2 and 38 के बीच कितना डाला? एन अरिथमेटिक मीन डाले, तो उन सबका सम कितना होगा? एन प्लस टू बाई टू अपॉन टू प्लस 38, सबका रिजल्टिंग कंप्लीट का। और ये कितना गिवन आपको? 200। तो ये कितना हो गया? देखो भाई, एन प्लस टू इंटू 40 अपॉन टू 20 इक्वल 200। एन प्लस टू कितना आ गया? 10। एन कितना आ गया? ये पूरी सीरीज का दिया, केवल अरिथमेटिक मीन्स का नहीं दिया। ये आइडिया काम का है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, स्टार लगा के लिख लेना चाहिए। 5 और 41 के बीच में कितने डालेंगे? एन अरिथमेटिक मीन डालेंगे, मतलब a1 a2 डॉट 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 an माइनस वन an।
और अपन को क्या बोला है, A3/an-1 कितना गिवन है, 2/5। आप पूरा तरीका लगाओगे, पहले ये निकालोगे कि d निकालोगे जो कि कितना है था, B-A/n+1, फिर an माइनस, थोड़ा सा होल्ड करो इस थॉट को, ध्यान से। A3 क्या है, A3 मेरी इधर से फोर्थ टर्म है क्या, तो ऊपर तो कितना बन गया A+3D। an-1 लास्ट से तीसरी टर्म है क्या, तो ये हो गया 41 - d और ये हो गया 41 - 2d। समझाई थी कि नहीं समझाई थी, बड़ी बात लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। जनरली नहीं है अपन इधर से उधर से इधर भी तो आ सकते हैं, डी कम होते जाएगा, तो ये हो गया 41 - 2d। और a कितना गिवन है मेरे को, A5 है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 + 15d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 82 - 4d। 19d इज इक्वल्स टू 57 आ रहा है, d कितना आ गया 3। d3 हो गया तो यहां रख दो। b कितना था मेरा, 41 - 5/n+1। तो n+1 कितना हो गया, 41 में से 5 गए, 36/3, 9, n8 आ गया। नहीं नहीं 12 हो गया ना ये, 36/3 12, तो n कितना आ गया 11, खत्म। अब एपी का स्ट्रक्चर समझना होगा आपको। एपी का स्ट्रक्चर यही तो था, इधर से इधर जाने पे डी एड हो रहा है, इधर से इधर जाने पे डी कम हो रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल है। आगे देखो, ये क्या है, 11 AMR इंसर्टेड बिटवीन 28 and 10। कितने डालेंगे, 11। बोला उन 11 में से कितने इंटीग्रल AM है, ये तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो अभी डी बताया, डी कितना होता है, B-A/n+1। डी कितना हो गया, 10 - 28/n। n कितना था, n मेरा 11 था, तो ये हो गया 12। तो ऊपर कितना आ गया, -18/12, मतलब -3/2, मतलब -1.5। तो देखो पहला 28 था, अगली टर्म 1.5 कम होगी, कितनी आएगी 26.5, फिर 1.5 कम हो गया 24। मतलब आप देख रहे हो, जैसे ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, अब तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जाएगा। A10 आएगा, A11 आएगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा 10। आप देख रहे हो इनमें अगला कितना आएगा 22.5, अगला कितना आ गया 21। तो एक पॉइंट मतलब इंटीग्रल नहीं आएगा, और एक इंटीग्रल। इंटीग्रल कौन कौन से आ रहे हैं, A2, A4, A6, A8 और A10, यही 5 तो इंटीग्रल आएंगे। कॉमन रेशियो कुछ ऐसा आया ना, तो 5 आंसर हो गया। क्लियर हो गया। ये एक छोटा सा टॉपिक था, अरिथमेटिक मीन। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जल्द ही जीपी का एक लेक्चर आएगा, फिर एक एचपी का आएगा, फिर एक एजीपी का आएगा, फिर थोड़े स्पेशल पैटर्न आएंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छा कंटेंट मैं अपनी जान में डाल रहा हूं, प्रॉपर जेई के अनुसार है, अच्छी प्रैक्टिस सवालों के साथ डाल रहा हूं। और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।